क्लास 7 ज्योग्राफी 3rd चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें है 1, व्हाई डू प्लेट्स मूव। अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो क्यों मूव करती हैं। तो उसका रीजन ये है कि उसके मेंटल वाले एरिया में जो भी ये मॉल्टन मैग्मा होता है ना, ये बाहर आने की कोशिश करता है। जब बाहर आने के दौरान ये जो है सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर पड़ता है क्रस्ट पर। तो क्रस्ट में जो प्लेट्स होती हैं वो उसी प्रेशर की वजह से हल्का सा मूव करती हैं। इसीलिए इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है ना, उसी की वजह से द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। तो अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जब वो अर्थ पे आने की कोशिश करता है तो उसका रास्ता इस सर्कुलर मैनर में बनता है। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये है यहाँ पर मॉल्टन मैग्मा, तो ये आ रहा है बाहर। ये एरो से पता लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, यानी कि ऊपर की साइड। तो जब ये बाहर आने की कोशिश करेगा तो इसकी इधर उधर की जो लेयर्स होती है ना, वो ठंडी होती हैं। तो उन ठंडी लेयर्स की वजह से क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन जो है ना, इस तरीके से नीचे की साइड हो जाती है। तो ये जो है एक सर्कुलर मैनर में चलता है। तो इसी मूवमेंट की वजह से जो हमारी अर्थ में लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है ना, तो उनमें प्रेशर पड़ता है। तो उन्हीं प्रेशर से जो है वो हल्की फुल्की यहाँ वहाँ मूव करती हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। जो बाहरी और आंतरिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो बाहरी फोर्सेस होते हैं वो बाहर से एक्ट करते हैं, बाहर से प्रोड्यूस होते हैं। एक जो मीन्स होता है बाहर, जेनिक मीन्स के ओरिजिन, जो बाहर से पैदा होता है। इंडो मीन्स होता है अंदर, जेनिक मीन्स के ओरिजिन मीन्स कि जो अंदर से पैदा होता है। तो इसको जो है हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्सेस। यानी कि वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से बनता है और जो है अर्थ के अंदर में एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, या फिर लैंडस्लाइड बनते हैं, या फिर अगर ये स्लोली एक्ट करता है तो बड़ी सी एरिया में माउंटेन्स बनते हैं, जिससे कि डायस्टॉफिक फोर्स बोला जाता है। तो अब है इसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि इसमें बाहर से फोर्स पड़ता है। उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर, विंड, सी वेव्स या फिर ग्लेशियर्स भी इसमें एक्ट करता है, जिनकी वजह से अनेकों लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अब है इसमें नंबर 3, व्हाट इज इरोजन। ये इरोजन क्या होता है कि इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. इरोजन का मतलब होता है अपरदन। जब भी किसी लैंडस्केप यानी किसी भी भूदृश्य में जब वहाँ से पानी, विंड और आइस के द्वारा जब उसकी आफ्टर लेयर खुरची जाती है ना, तो वो खुरचा हुआ मटेरियल जो है उन्हीं वाटर, विंड या आइस के द्वारा दूर बहा लिया जाता है। तो उसी को बोला जाता है इरोजन। तो अब हम करेंगे इसमें 4th वाला पॉइंट, हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म्ड। जो फ्लड के प्लेन्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स। कभी कभी नदियां अपने किनारों पे लबालब भर जाती हैं। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। इस तरीके से उसके जो आसपास एरिया होता है उसमें बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। तो जो भी वो अपने साथ बहा के लाती हैं, जैसे कि सॉइल या फिर दूसरे तरीके के मटेरियल जिन्हें कि सेडिमेंट्स बोला जाता है, वो उसे अपने किनारों पर जमा कर देती हैं। तो वहाँ पर जो है एक प्लेन जैसा बन जाता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इस तरीके से उस प्लेन्स को बोला जाता है फ्लड प्लेन, क्योंकि फ्लड द्वारा ही बनता है। वो होता है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, क्योंकि वो अपने साथ साथ काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी को भी बहा कर ले आई होती है, इसीलिए। तो ये है फ्लड प्लेन्स। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये फ्लड प्लेन है। तो जहाँ पर ये नदी के किनारे ऊंची ऊंची होते हैं उन्हें तो लैविज बोला जाता है, लेकिन फ्लड जो प्लेन होता है ना, वो काफ़ी दूर तक फैले हुए होते हैं। तो अब हम करेंगे इसका 5th पॉइंट, व्हाट आर सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हवा चलती है ना, तो अपने साथ ही साथ इस सैंड को भी बहा ले जाती हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन अ लो लैंड, ठीक है, सॉरी लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो जो है हवा, मानो कि यहाँ पर सैंड है, हवा चली तो इसने जो है इस सैंड को यहाँ तक ला दिया।
तो यहाँ पर जो है हवा चलनी बंद हो गई तो सैंड जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके से गिरेगा वहाँ पर जो है छोटा सा पहाड़ जैसा बन जाता है। तो उन्हीं छोटे छोटे पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सैंड ड्यून्स। तो अब हम करेंगे इसका 6 वाला पॉइंट, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। ये बीचेस किस तरीके से बनते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेज। जो समुद्र की लहरें चला करती हैं तो अपने साथ ही साथ जो भी इनमें सेडिमेंट्स होते हैं ना उसके किनारों पर भी जमा करती जाती हैं। जिस तरीके से जो है ना बीचेस बनते हैं तो ये है सी बीचेस। हम करेंगे इसका 7 वाला पॉइंट, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं जिन्हें कि कट ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। तो एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंस नोन एज मेंडर्स। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं, जब नदियाँ जो है प्लेन्स में प्रवेश करती हैं तो ये जो है ना एक घुमावदार रास्ते पर जाती हैं। तो ये जो है कभी कभी बड़े बड़े लूप या फिर बैंड जिन्हें हम बोलते हैं वो बनाती हैं, जिन्हें कि मेंडर बोला जाता है। और कभी कभी जब इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है ना तो ये लगातार अपने पानी की फोर्सेस से उसके किनारों को कुरीदती जाती हैं, जिससे कि जो लूप्स होते हैं वो और ज़्यादा गहरे गहरे होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गहरा हो गया है तो उसे जो है अपने साथ साथ जो कुछ भी वो मटेरियल बहा के ला रही होती है ना उसे भी डिपॉजिट करना होता है। तो कुछ कुछ तो जो है उसने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, कुछ ने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, कुछ कुछ जो है ना बीच में भी, क्योंकि यहाँ पर खोद खोद को जो है थोड़ा सा ही ज़्यादा गहरा हो गया तो यहाँ पर जो है पानी जमा हो जाता है। तो कभी जब ऐसा मौसम आता है जैसे कि विंटर्स में, जब भी ग्लेशियर नहीं मेल्ट होते हैं, जब बारिश भी नहीं होती है तो नदियाँ जो है उनका पानी थोड़ा सा सूख जाता है। तो उस दौरान ये छोटी सी जो यहाँ पर झील जैसी बंदी होती है ना ये मेन रिवर से अलग हो जाती है, क्योंकि बीच वाला पानी सूख जाता है। तो इसकी वजह से जो ये अलग हो रही होती हैं ये झील जैसी होती है ना, इसमें पानी है कि इसका आकार धनुष जैसा होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक या फिर कट ऑफ लेक्स भी बोलते हैं। तो इसको जो है हम वर्ड टू वर्ड में पढ़ते हैं कि एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स फॉर्म मेंडर्स। तो जैसे जब नदियाँ प्लेन्स में प्रवेश करती हैं तो घुमावदार रास्ते पर होते हुए आगे बढ़ती हैं तो बड़े बड़े बेंच बनाती हैं, जिन्हें कि बेंडर्स बोला जाता है। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop comes closer and closer. तो लगातार जो है उस किनारों को इरोड करती हैं, साथ ही साथ वहाँ पर डिपोजिशन भी होता है। तो उस तरीके से जो उसके किनारे और ज़्यादा और किनारे किनारे आते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ द फ्रॉम द रिवर। तो जो वहाँ पर जो लूप बनता है ना वो मेन रिवर से अलग हो जाता है कट करके। तो वो जो है ना फॉर्म कट ऑफ लेक, वो कट ऑफ लेक बनाते हैं, जिन्हें कि ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। जो भी इसमें करेक्ट आंसर होगा ना उसे हमें टिक करना है। इसमें है 1, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स के द्वारा जो इरोजन होता है तो उसका फीचर कौन नहीं है, यानी कि उसमें क्या नहीं आता है। तो उसमें नहीं आता बीच, क्योंकि बीच में जो है इरोजन नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी सी वेव्स के साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं वो जमा कर दे जाते हैं। तो उनके जमा होने से वहाँ पर जो है बीचेस बनते हैं। तो इरोजन होता है क्लिफ में और साथ ही साथ सी केव में भी होता है। तो अब है इसमें सेकंड वाला पॉइंट, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज। जब ग्लेशियर के साथ साथ सेडिमेंट्स आते हैं तो वो जो है उसके हल्के से यानी कि माउंटेन के रूट में उसे जमा करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है मरेन। अब है इसका थर्ड पॉइंट, विच इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ में अगर अचानक से मूवमेंट हो तो क्या होता है, तो उसमें क्या हो सकता है, तो उसमें बनता है वॉल्केनो। तो अब है इसमें नंबर 4 कि मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स जो है ना इस तरीके का रॉक ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डेजर्ट्स में। तो अब है इसमें कि नंबर 5 ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन। जो ऑक्सबो लेक होती हैं तो वो कहाँ पाई जाती हैं, वो तो रिवर वैली, यानी कि यहाँ पर है ना ये रिवर है तो रिवर वैली में ये पाई जाती हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। इसमें है नंबर 1 ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, ये होती हैं रिवर ऑफ आइस। तो इसका तो ये है सी वाला। तो अब है इसमें सेकंड यानी कि मेंडर्स। तो ये पाई जाती हैं नदियों में, जो कि उनकी बड़ी बड़ी लूप होते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि वो कहाँ पर है, तो ये तो जो है रिवर्स में होती हैं। तो ये जो है ना ये है डी। तो अब है इसमें थर्ड यानी कि बीच, जो समुद्र का किनारा होता है ना जहाँ पर लोग टहलते हैं, तो वो क्या है, तो इसमें भी हम देखते हैं शीशोर, ये समुद्र का किनारा।
अब है इसमें सैंड ड्यून्स, तो ये पाया जाता है डेजर्ट में। तो वो जो है कहाँ पर है, ये है डेजर्ट, ये वाला। तो अब है इसमें वाटरफॉल, तो इसमें ये होता है कि जब पानी किसी हार्ड रॉक से होते हुए, नीचे काफ़ी हार्ड रॉक होती हैं या फिर वैली भी हो सकती है, वहाँ पर वो गिरता है ना, तो उसे बोला जाता है वाटरफॉल। यानी कि इसमें है ये वाला कि हार्ड बेड रॉक, ठीक है। तो अब है इसमें ये वाला पॉइंट, यानी कि 6 अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कब आ सकता है, तो अर्थक्वेक आता है जब अर्थ में वाइब्रेशन होती है ना, वो ये वाला। तो अब हमें क्रॉस लगाना है, वो हम क्रॉस लगाएंगे बी में, यानी कि मशरूम रॉक्स, वो भी किसी से मैच नहीं कर रहे हैं। और दूसरा इसमें सी क्लिप, यानी कि एफ वाले पे, ठीक है, तो ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है। ये दो आंसर जो है ना इनकरेक्ट है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस, हमें कारण बताने हैं। इसमें है 1, सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम, कई रॉक्स ऐसे होते हैं जिनका की शेप मशरूम जैसा होता है ना, इस तरीके का। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट, इन विन द डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ द मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। Winds erode the lower section of the rock more than upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. डेजर्ट में जो एक्टिव एजेंट होता है, यानी कि जिसे काम करना होता है, वो तो विंड होता है, जो कि वहाँ पे इरोजन का, साथ ही साथ जो डिपोजिशन का काम होता है वो भी वही करता है। तो इसमें जो है हमें मशरूम टाइप के रॉक मिलते हैं। तो इसीलिए बनते हैं कि जब हवा चला करती है तो अपने साथ साथ ना सैंड को भी उड़ा ले जाती हैं। तो वो जो है सैंड एक्ट करेगी किसी भी फॉर्म पर, तो वो जो है रॉक का नीचे वाला पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक्ट करके उसे इरोड करेंगी। तो लगातार इरोजन से उसका नीचे वाला पार्ट जो है नैरो हो जाता है, अपर वाले पार्ट को वो जो है कम इफेक्ट करता है, इसलिए वो जो है ना चौड़ा का चौड़ा ही रहता है। तो इसीलिए इस टाइप की मशरूम रॉक्स वहाँ पर बनती हैं। अब है इसमें सेकंड वाला पॉइंट कि फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जो फ्लड प्लेन्स होती हैं, बाढ़ के द्वारा जो प्लेन्स बनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहाँ बाढ़ आती हैं तो बाढ़ में पानी के साथ साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइन सॉइल जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है ना, तो वो भी बहकर आता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे क्रॉप्स काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हैं। तो इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज फ्लड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स विच इज आइडियल फॉर कल्टिवेशन अलोंग इट्स बैंक्स। फ्लड प्लेन्स इसलिए फर्टाइल होता है कि जब भी बाढ़ आती हैं तो पानी के साथ साथ उसमें जो मिट्टी की जो फाइन ग्रेन्स होते हैं और साथ ही साथ जो दूसरे सेडिमेंट्स होते हैं ना, तो उनको भी वो बहा कर लाती हैं। उसमें मैन्योर, उसमें मरे हुए सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं क्रॉप्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो अब है इसमें नंबर 3, सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। तो सी केव जो है स्टैक में बदल जाते हैं। वो क्यों? तो वो इसीलिए होता है कि जब पानी इन वॉल पे यानी कि इन रॉक्स पे टकराता है ना, तो लगातार उनके टकराने से उस वाटर के प्रेशर से वहाँ पर जो है दबाव पड़ता है, इरोजन होता है। तो उस इरोजन की वजह से सबसे पहले तो दरार पड़ती हैं, उन दरारों को लगातार और ज़्यादा हिट करेंगे तो वहाँ पर जो है छोटा सा हॉलो बन जाता है, जिससे कि केव बोला जाता है, सी केव। फिर से पानी लगातार उन पर पड़ता है, फिर से पानी की फोर्सेस से दूसरी वाली तरफ की जो वॉल होती हैं वो भी गिर जाती हैं, तो वहाँ पर बनते हैं सी आर्चेज। तो फिर से जो है जो उनका ऊपर वाला जो फ्लोर है वही जब बचता है तो उस पर भी पानी टकराता है, तो वो भी जो है ना गिर के चला जाता है उधर, तो वहाँ पर बच जाता है सिर्फ और सिर्फ एक वॉल, जिससे कि बोला जाता है स्टैक। इसको वर्ड पढ़ते हैं। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remains. जब जो है ये कैविटी यानी कि जो सी केव्स होती हैं और बड़ी होती जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रूप रह जाता है। दस फॉर्मिंग सी आर्चेज, तो इस तरीके से वो जो है सी आर्चेज बनाती हैं। आर्चेज इस टाइप की संरचना होती है ना, तो फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूप एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट। तो बाद में और ज़्यादा जब इरोजन लगातार बढ़ता जाता है तो वो जो है ऊपर वाला जो पार्ट बचता है ना उनका रूप, तो वो भी चला जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वॉल बची रह जाती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। तो उन्हीं जो वॉल जैसी संरचना होती हैं तो उन्हीं को ही हम स्टैक्स बोलते हैं।
तो अब है इसमें फोर्थ वाला पॉइंट, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। जब भूकंप आता है तो उससे जो है बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये दृश्य है गुजरात के भुज नामक टाउन का। तो वहाँ पर जो है 26 जनवरी 2001 को काफ़ी ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। स्पेशली वहाँ पर जो स्कूल्स थी ना, लगभग 900-1000 के बीच में वहाँ पर स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स मारे गए थे। During earthquakes, vibration travel outwards from the epicenter as waves and propagate through the surface of the earth, which produce sudden movement that leads to the collapse of the buildings. मान लेते हैं कि यह है earthquake का फोकस, तो इसके ऊपर है एपिसेंटर। तो एपिसेंटर से जो है यहाँ पर वेव्स इस तरीके से फैलेंगी। तो वेव जिस तरीके से फैलेंगी उस तरीके से हमारा जो है अर्थ वाइब्रेट करेगा। तो अर्थ जब वाइब्रेट करेगा यानी कि हिलेगा, तो हमारी अर्थ पर ही तो जो है ये बिल्डिंग्स बनी होती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को हिलाते हैं तो वो जो है ना वहाँ पर यहाँ वहाँ हिलती हैं, टूट करके गिर जाती हैं। तो उसी तरीके से इन बिल्डिंग्स के साथ भी होता है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की सरफेस पर जो भी चीज़ होंगी ना, तो वो मूव करेंगी और गिर पड़ेंगी।